नमस्कार। सबसे पहले सिविल मार्गदर्शन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे मनन सीरीज का एक और टॉपिक राज्य सूचना आयोग के बारे में। ठीक है, इससे पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं वो अपन ने डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो आज बात करेंगे राज्य सूचना आयोग के और इसके बाद लोक आयुक्त और अन्य टॉपिक की चर्चा करने वाले। ठीक है, तो क्या है इस आयोग के बारे में? राजस्थान राज्य सूचना आयोग, क्या इसमें सूचना, क्या कौन-सी सूचना अपन प्राप्त कर सकते हैं? किस सूचना के बारे में बात की गई है? इसके लिए और अन्य क्या प्रावधान किए गए हैं? इस आयोग की क्या विशेषता है? इसके जो अधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति कैसे की जाती है? उनके निष्कासन की प्रक्रिया क्या है? कार्यकाल कितना है? कौन-कौन इसके नियुक्त किए गए हैं सूचना आयुक्त वगैरह? ये सारी बातें अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो बात ये करनी होगी कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग है, तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? ठीक है, सूचना आयोग है, सबसे पहले बात करेंगे सूचना आयोग की। सूचना आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी? ठीक है, तो भारत में लोकतंत्र की स्थापना की गई है और इस लोकतंत्र में आम जनता को अधिकार है सूचना प्राप्त करने। कौन सी सूचना? कोई भी सरकारी सूचना जो सरकार से संबंधित है, सरकार के कामकाजों से संबंधित है, तो वो आम आदमी को एक अधिकार प्रदान किया गया कि भाई सरकार कैसे काम कर रही है, वो हमें पता रहे। ठीक है, आम आदमी को वो पता होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया 2005 में। अब जब 2005 में अधिनियम लागू किया गया, तो उसके लिए कहीं न कहीं कोई पृष्ठभूमि रही होगी, उससे पहले कोई आंदोलन हुए होंगे, वो सारी बातें हमें देखनी होंगी। ठीक है? ये सारी बातें क्यों आवश्यक हैं सरकार के लोकतंत्र में? इससे सरकार की जवाबदेहिता सुनिश्चित होती है, सरकार की प्रभावशीलता, सरकार में पारदर्शिता आती है, ठीक है? एफिशिएंसी बढ़ती है, अकाउंटेबिलिटी है, तो ये सारी बातें यहाँ से सुनिश्चित करता है सूचना का अधिकार अधिनियम। अब यहाँ से जो शिकायत है, कौन व्यक्ति शिकायत कर सकता है, कोई सूचना नहीं मिली, किस-किस आधार पर शिकायत की जा सकती है, तो उन सब शिकायतों के निवारण के लिए किसका गठन किया गया? सूचना आयोग का गठन किया गया। सेंट्रल लेवल की बात करें तो सीआईसी का गठन किया गया और स्टेट लेवल पर अपने एसआईसी का गठन किया गया, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन का गठन किया गया। ठीक है? तो यहीं से हम बात करेंगे स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, राजस्थान राज्य सूचना आयोग के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले हमें देखना होगा आरटीआई एक्ट के बारे में। आरटीआई एक्ट में क्या प्रावधान किया गया था और इसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई। तो आरटीआई एक्ट हेतु पृष्ठभूमि की बात करें तो 1995 में ये आंदोलन प्रारंभ हुआ सबसे पहले। ठीक है, सूचना के अधिकार के अधिनियम को लेके सबसे पहले जो आंदोलन हुआ वो 1995 में हुआ और इसकी खास बात ये है कि ये आपके ब्यावर राजस्थान से ही हुआ था, तो हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट और हो जाता है। 1995 में एक पूर्व आईएएस अधिकारी थी श्रीमती अरुणा रॉय और महत्वपूर्ण भूमिका थी इसमें एमकेएसएस, मजदूर किसान शक्ति संघ नामक एक एनजीओ था, इसकी महती भूमिका रही थी। और इस आंदोलन के पश्चात 1995 के बाद यह आंदोलन आगे चलकर केंद्र द्वारा पारित आरटीआई एक्ट 2005 के लिए पृष्ठभूमि साबित हुआ था। ठीक है, तो ये प्रमुख आंदोलन था और छोटे-छोटे आंदोलन भी हुए थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही था 1995 में श्रीमती अरुणा रॉय पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, ब्यावर राजस्थान से ये आंदोलन हुआ था, मजदूर किसान शक्ति संघ के द्वारा ये आंदोलन किया गया था। ठीक है, तो मजदूर किसान शक्ति संघ, ये 6 अप्रैल 1995 की बात है कि इसके प्रवर्तक थी अरुणा रॉय, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी थी और ये तमिलनाडु से संबंधित थी और इन्होंने यहाँ आंदोलन किया, राजस्थान में आके ये आंदोलन चलाया था। ठीक है, इसके बाद बात करें, अरविंद केजरीवाल का जो एनजीओ था उसका नाम था आपकी परिवर्तन, इन्होंने भी सूचना के अधिकार के लिए आंदोलन किया। फिर बात करें राजस्थान की, बात करें तो राजस्थान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आरटीआई आंदोलन को प्रोत्साहित किया गया था। राजस्थान में आंदोलन क्यों किया गया था, उसके पीछे रीजन क्या था? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ये आंदोलन किए गए थे राजस्थान में। भारत की बात करें तो भारत में पंचायती राज संस्थाओं में पारदर्शिता हेतु 1996 में आरटीआई संबंधी कानून प्रावधान लाए गए थे। आरटीआई एक्ट 2005 के लागू होने से पहले, जब आरटीआई एक्ट लागू नहीं हुआ था तो उससे पहले क्षेत्रीय कानून बनाए गए। तो भारत में जो पहली बार कानून बना था वो पंचायती राज संस्थाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बना था 1996 में। और राजस्थान में किस लिए आंदोलन हुआ था? सार्वजनिक वितरण प्रणाली को, पीडीएस सिस्टम को प्रभावी बनाने के लिए, इसमें पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ये आंदोलन था। अब भारत में प्रथम राज्य कौन से हैं जिसने सूचना का अधिकार संबंधी कानून लागू किया था? तो देखो, तमिलनाडु पहला राज्य था जिसने सूचना के अधिकार अधिनियम को लागू किया, 1996 में अधिकार बना दिया था। उसके बाद गोवा, जुलाई 1997 में। ये सूचना का अधिकार जो अधिनियम है 2005 का, इससे पहले की बात है, स्टेटों ने अपने लेवल पर ये कानून बनाने प्रारंभ कर दिए गए थे। वो क्या है? वो इस आंदोलन का इफेक्ट है आपके। तो 1995 में आप देख रहे हैं आंदोलन हो रहा है और ऐसे क्षेत्रीय आंदोलन होते रहे। तो सबसे पहले तमिलनाडु राज्य जिसने कानून बनाया, तमिलनाडु के बाद गोवा। ठीक है, और ये 96 और 97 की बात है। चलिए आगे देखते हैं।
तो राजस्थान में आरटीआई संबंधी कानून का विकास राजस्थान में पहली बार 2000 ईस्वी में आरटीआई कानून लाया गया था और जिसको 26 जनवरी 2001 से लागू कर दिया गया था। अभी 2005 का अधिनियम लागू नहीं हुआ है, उससे पहले की बात कर रहे हैं। वो उससे पहले कौन सा राज्य पहला था? तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद गोवा की बात की। और राजस्थान ने कब से प्रभावी किया? राजस्थान ने इसको आपके 2000 में पहली बार 2000 ईस्वी में कानून लाया गया, जिसको 26 जनवरी 2001 से लागू कर दिया गया। तो 26 जनवरी 2001 से राजस्थान में पहली बार आरटीआई को लागू किया गया था। अब बात करते हैं संपूर्ण भारत में आरटीआई कानून का क्रियान्वयन प्रभावी रूप से कब हुआ? तो सर्वप्रथम विधिवत रूप से संपूर्ण देश हेतु केंद्र सरकार द्वारा 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। तो भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? 2005 में। और 2005 में ये है आपके 12 अक्टूबर 2005। तो ये डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, 12 अक्टूबर 2005। तो जो सूचना का अधिकार अधिनियम है वो कब पारित किया गया? 12 अक्टूबर 2005 को ये संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। और इसके लागू होने के पश्चात जो क्षेत्रीय कानून थे, जैसे तमिलनाडु में, गोवा में, राजस्थान में 26 जनवरी 2001 से लागू किया गया, ये सब कानून, क्षेत्रीय कानून समाप्त कर दिए गए और ये संपूर्ण भारत में 12 अक्टूबर 2005 से लागू हो गया था। इसके बाद समस्त क्षेत्रीय कानून समाप्त हो गए। ठीक है, तो ये डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं। आरटीआई कानून के तहत नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार में निहित है और जो कि धारा 27 में बताई गई है। तो इस सूचना के अधिकार में अधिनियम है, उसमें कुछ धाराएं हैं, कौन सी धारा में क्या प्रावधान किया गया है, ये सारी बातें अपन धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कानून बनाने के तहत नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? इस आरटीआई अधिनियम के तहत का नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार में निहित है और धारा 27। इसके तहत सूचना का अधिकार जो नियम 2005 है वो 13 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया। वही नियम वगैरह हैं, ये 13 अक्टूबर को लागू किए गए। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट ये है अधिनियम कब लागू किया? तो 12 अक्टूबर 2005 को ये अधिनियम लागू हुआ था। अब आरटीआई का उद्देश्य क्या है? कोई भी लोक प्राधिकरण सरकारी कार्यालयों से संबंधित सूचना तक प्रत्येक नागरिक की पहुंच सुनिश्चित हो। प्रत्येक सरकारी कार्यालय, कोई भी सरकारी प्राधिकरण है, उसमें क्या कामकाज चल रहा है, कैसे सिस्टम संचालित हो रहा है, कोई काम किस प्रोसेस के तहत हो रहा है, वो संबंधित जो सूचना है उस सूचना तक प्रत्येक नागरिक की पहुंच सुनिश्चित हो, इसके लिए ये कानून लाया गया। लोक प्राधिकरण की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना। भारतीय गणराज्य यह अपेक्षा करता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक संसूचित नागरिक हो। संसूचित नागरिक से मतलब यही है कि प्रत्येक नागरिक को क्या है, ये सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, ताकि सरकारों को जवाबदेह ठहराया जा सके। इससे क्या होगा, प्रत्येक नागरिक अगर संसूचित होगा तो सरकार की जवाबदेहिता सुनिश्चित होती है, सिस्टम में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी आती है, इफेक्टिवनेस बढ़ती है, दक्षता बढ़ती है। ठीक है, इससे सुशासन की अवधारणा साकार हो जाएगी। ठीक है, तो फाइनली उद्देश्य क्या है? सुशासन की स्थापना करना। सुशासन स्थापित हो कब होगा? जब सरकारें जवाबदेही होंगी और सरकारों इसके लिए क्या आवश्यक है? संसूचित नागरिक, मतलब नागरिकों के पास सूचना अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये आरटीआई का उद्देश्य था। चलिए आगे बात करते हैं। अंततः आरटीआई एक्ट 2005 नागरिकों हेतु यह सुविधा प्रदान करता है कि वे एक लोक प्राधिकरण से आवश्यक सूचनाएं ले सकते हैं जिसके वे इच्छुक हैं। ठीक है, अब कुछ सूचना ऐसी हैं कि ऐसा नहीं है कि हर एक सूचना नागरिक प्राप्त कर सकता है। जैसे कुछ सूचना है जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है, राष्ट्र की एकता, सुरक्षा, अखंडता से संबंधित है, तो वो सूचनाएं प्रोवाइड नहीं कराई जाएंगी। ठीक है, ये भी बात इसमें रखी गई है। कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं कि कौन कौन सी सूचनाएं प्रदान की जा सकती हैं और कौन सी प्रदान नहीं की जा सकती। ठीक है, तो आरटीआई एक्ट 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित शब्दों के बारे में बताया गया है। जैसे अभी हमने देखा, संसूचित नागरिक है, उसको सूचना की पारदर्शिता होनी चाहिए, सूचना का प्रकटन होना चाहिए और लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि जैसे हमारी प्रस्तावना से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की प्रस्तावना में कौन-कौन से शब्द उल्लेखित हैं, तो इस प्रकार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरटीआई एक्ट 2005 की जो उद्देशिका है, उसमें कौन-कौन से वर्ड लिखे गए हैं। तो यहाँ से हमें याद रखना है, संसूचित नागरिक, सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन और लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता। ये चारों वर्ड इसमें उल्लेखित किए गए हैं, इनके बारे में हमें याद रखना है। ठीक है, अब आरटीआई एक्ट 2005 जब लागू किया गया तो सूचना आयोगों का गठन किया गया। इसके लिए हमने देखा केंद्रीय सूचना आयोग सीआईसी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट लेवल पर एसआईसी का गठन किया गया। अब इसका जो गठन का प्रावधान है सीआईसी के जो गठन का प्रावधान है वो अध्याय 3 में दिया गया है और अध्याय 3 की धारा 12 में इसका गठन किया गया है। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कौन सा अध्याय 3, और इसमें गठन का प्रावधान किया गया है, गठन का प्रावधान धारा 12 में, धारा 12 में इसके गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, फिर इसके क्षेत्राधिकार क्या है, कौन कौन से विषय पर ये, तो संघ सूची और समवर्ती सूची के जो विषय हैं उन पर ये कानून बना सकते हैं, उनसे तहत ये सूचना दे सकते हैं। इनकी पदावधि और सेवा शर्तें बताई गई हैं धारा 13 में और इनके निष्कासन की प्रावधान किया गया है धारा 14 में। तो हमें याद रखना है सीआईसी से संबंधित जो धाराएं हैं, धारा 12,
13 और 14। अध्याय कौन सा है? अध्याय 3, चैप्टर नंबर 3 की धारा 12, 13, 14 सीआईसी से संबंधित है। धारा 12 में गठन का प्रावधान किया गया है, 13 में इनकी पदावधि और सेवा शर्तें बताई गई हैं और 14 में इनके जो सदस्य हैं उनके निष्कासन का तरीका बताया गया है, निष्कासन की प्रोसेस बताई गई है। तो धारा 12, 13, 14 और अध्याय 3 से ये संबंधित है। वहीं राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया, तो राज्य सूचना आयोग के बारे में अध्याय 4 में बताया गया और इसके गठन का प्रावधान धारा 15 में बताया गया और इनका क्षेत्राधिकार क्या है? राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब समवर्ती सूची के वे विषय जहां राज्य सरकार के लोक प्राधिकरण से संबंधित हो, पदावधि सेवा शर्तें 16 में बताई गई और निष्कासन का प्रावधान किया गया धारा 17 में। तो कौन कौन सी है? 12, 13, 14 देखा आपने, 12, 13, 14 तो सीआईसी से संबंधित है और ठीक है, और यहीं से 15, 16, 17 ये रिलेटेड है आपके एसआईसी से। ठीक है, यहाँ आपका चैप्टर नंबर कौन सा है? 4 में बताया गया है, ये चैप्टर नंबर आपका 3 है। तो ये कुछ बातें हमें शॉर्ट में इस तरह से याद रखनी है, सीआईसी से संबंधित और एसआईसी से संबंधित। धारा 12, 13, 14 चैप्टर नंबर 3 और एसआईसी में चैप्टर 4 है, धारा 15, 16, 17 में इनका वर्णन किया गया है कि इनका गठन कैसे किया गया है, इनका क्षेत्राधिकार क्या है, पदावधि क्या है, निष्कासन क्या है। चलिए अब बात करते हैं भाई राजस्थान राज्य सूचना आयोग के बारे में, किस तरह से इसकी स्थापना हुई, कब इसकी स्थापना हुई और इनकी कार्यप्रणाली कैसे है। तो गठन की जो अधिसूचना जारी की गई वो 13 अप्रैल 2006 को। सूचना का अधिकार अधिनियम कब का है? आपने देखा अधिनियम पारित हुआ 12 अक्टूबर 2005 को, लेकिन राजस्थान में अधिसूचना कब जारी की गई? राजस्थान में अधिसूचना 13 अप्रैल 2006 को जारी की गई। आपने देखा 12 अक्टूबर 2005 को अधिनियम पारित हुआ था, लेकिन राजस्थान में इसकी अधिसूचना कब जारी की गई? 13 अप्रैल 2006 को। 13 अप्रैल 2006 को राजस्थान में इसकी अधिसूचना जारी की गई। इसके बाद इसका गठन कब किया गया? 18 अप्रैल 2006 में। 18 अप्रैल 2006 में इसका गठन किया गया। तो ये दोनों डेटें फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि राजस्थान में राजस्थान राज्य सूचना आयोग की जो अधिसूचना है कब जारी की गई? तो 13 अप्रैल 2006 को अधिसूचना जारी की गई और इस अधिसूचना के तहत गठन कब किया गया? 18 अप्रैल 2006 को इस आयोग का गठन किया गया और जिसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय आपके जयपुर में है। इसके अलावा अतिरिक्त बेंच स्थापित की गई है, वो 2023 से की गई है, इस बात को हमें याद रखना है और 2023 में ये बेंच स्थापित की गई है आपके जोधपुर में। ठीक, प्रकृति क्या है? एक सांविधिक आयोग है, स्टेचुटरी कमीशन है और इसका कानूनी आधार है वो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 है। ठीक है, बात करते हैं मतलब धारा 15 में इसके गठन का प्रावधान किया गया है, कानूनी अधिकार इसको वहां से मिला है। एक सांविधिक आयोग है। सांविधिक आयोग कैसे है? इसका विधि के द्वारा, संसद के द्वारा विधि निर्माण करके इस कानून को लाया गया, इसलिए एक कैसा आयोग है? एक सांविधिक आयोग है। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो इसकी प्रकृति कैसी है? सांविधिक आयोग है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि संवैधानिक आयोग है, सांविधिक आयोग है, स्वायत्त निकाय है, इस तरह से तो याद रखना है एक सांविधिक निकाय है। ठीक, कानूनी अधिकार कहां से मिल रहा है इसको? 2005 की धारा 15 से, और 15 में अपन देख चुके हैं इनके गठन का प्रावधान कहां था। अब देख लीजिए 2000 धारा 15 में ही इनके गठन का आधार प्रदान किया गया है। यहां से ये बातें हमें याद रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण प्रावधान, एसआईसी के निर्णय और आदेश सरकारी संस्थाओं और लोक सेवकों के लिए बाध्यकारी हैं। लोक सेवक और सरकारी संस्थाओं के लिए जो उनके आदेश हैं एसआईसी के, ये बाध्यकारी हैं। आदेश की अवहेलना पर पीआईओ पर जुर्माना लगेगा और कितना जुर्माना? 250 रुपए प्रतिदिन और अधिकतम 25,000 रुपए जुर्माना लगता है इसमें। ठीक है, ये निर्णय बाध्यकारी हैं। इन आदेशों की अगर अवहेलना की जाती है, ठीक है, आदेश की अवहेलना की जाती है तो पीआईओ ये पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, मतलब प्रत्येक कार्यालय में एक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति की गई है और वो अगर अवहेलना करते हैं इन आदेशों की तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा और जुर्माना कितना है? 250 रुपए प्रतिदिन और अधिकतम 25,000 रुपए। ठीक है, कार्य संचालन, राजस्थान सूचना आयोग प्रबंध विनियम कब के हैं? 2007 में इनके नियम विनियम बनाए गए। चलिए आयोग की संरचना की बात करें, संरचना क्या है? तो संरचना में एक मुख्य सूचना आयुक्त है और 10 अन्य सूचना आयुक्त। ठीक है, तो 1 प्लस 10 है, एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा और इसके अतिरिक्त 10 अन्य सूचना आयुक्त होंगे। ठीक है, वर्तमान संरचना की बात करें तो इसमें वर्तमान में एक मुख्य सूचना आयुक्त है और 4 अन्य सूचना आयुक्त है, 1 प्लस 4 सदस्य हैं वर्तमान में। ठीक है, इनकी योग्यता के बारे में बात करें, सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए? तो इनको प्रशासन, प्रबंधन, विधि, पत्रकारिता, विज्ञान तकनीकी, साइंस टेक, समाज सेवा, इनके क्षेत्र में इनको विशेष ज्ञान और अनुभव होना चाहिए। ठीक है, कोई खास अलग से विशेषता दी नहीं गई है योग्यता के बारे में। अन्य योग्यताएं ये है, अन्य सांसद, विधायक या विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए और लाभ का पद धारण ना करता हो। लाभ का पद पर नहीं होना चाहिए, ना ही कोई सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस जानकारी किसके बारे में होना चाहिए? ज्ञान और अनुभव प्रशासन, प्रबंधन, विधि, पत्रकारिता, विज्ञान तकनीक और समाज सेवा के क्षेत्र में योग्यता रखता हो।
अगली बात करते हैं, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और एक चयन समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल करता है। अब इस चयन समिति में 3 सदस्य होते हैं, मुख्यमंत्री इसका अध्यक्ष होता है, विधानसभा में विपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री द्वारा एक नामित कैबिनेट मंत्री होता है। वहीं हमने मानवाधिकार आयोग में देखा था, तो मानवाधिकार आयोग में स्पेशली यहाँ बात की गई थी गृह मंत्री के बारे में, लेकिन यहाँ गृह मंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री होना चाहिए। अब वो कैबिनेट मंत्री चाहे गृह मंत्री हो या कोई अन्य मंत्री भी हो सकते हैं। तो ये हमें याद रखनी है, नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा एक चयन समिति की अनुशंसा पर की जाती है, जो जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष का नेता और मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री, इसके 3 सदस्य होते हैं। बात करते हैं कार्यकाल और वेतन के बारे में। कार्यकाल इनका कितना है भाई? 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कार्यकाल हमें याद रखना है, 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। क्योंकि जो मानव अधिकार आयोग के बारे में बात की थी, तो वहाँ कार्यकाल कितना था? 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। तो हमें याद रखना है, सूचना आयोग के जो सूचना आयुक्त हैं, उनका कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले होगा, वो कार्यकाल होगा। वेतन की बात करें तो मुख्य सूचना आयुक्त का वर्तमान में वेतन 2.5 लाख रुपए प्रतिमाह है और अन्य सूचना आयुक्त हैं, उनका वेतन 2.25 लाख रुपए प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। पुनर्नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है, ये बात हमें इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें स्टेटमेंट फॉर्मेट में बार-बार पूछी जाती हैं, ठीक है? चलिए, शपथ, त्यागपत्र और प्रतिवेदन की बात करें तो शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है और ये त्यागपत्र भी किसको देते हैं? राज्यपाल को देते हैं। वार्षिक प्रतिवेदन की बात करें तो वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को दिया जाता है, ना कि राज्यपाल को। तो ये बात फिर से हमें याद रखनी है, वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को नहीं दिया जाता, राज्य सरकार को दिया जाता है। ठीक, निष्कासन की प्रक्रिया देखें, इनके जो सदस्य हैं उनको किस तरह से निष्कासित किया जा सकता है। त्यागपत्र हमने देखा राज्यपाल को दे रहे हैं, तो निष्कासन की प्रक्रिया में उच्चतम न्यायालय की जांच होगी और उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात कौन हटाएगा? राज्यपाल के द्वारा हटाया जाएगा इनको। अब तक हमने जितने भी आयोग देखे, चाहे आरपीएससी की बात हो, चाहे निर्वाचन आयोग की बात हो, चाहे मानवाधिकार आयोग की बात हो, तीनों में हमने निष्कासन की प्रक्रिया में देखा उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात कौन हटा रहा था? राष्ट्रपति हटा रहा था। लेकिन राज्य सूचना आयोग में कौन हटा रहा है? उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल हटाएगा। किन आधारों पर हटा सकता है? जांच कब होगी? सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर। सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में जांच होगी और उस जांच के पश्चात राज्यपाल के द्वारा हटाया जा सकता है। चलिए, निलंबन, उच्चतम न्यायालय की जांच है, उसके लंबित होने पर राज्यपाल ही इसको क्या कर सकता है? निलंबित कर सकता है। ये भी बात इंपॉर्टेंट है। बिना उच्चतम न्यायालय की जांच के हटाए जाने के कुछ आधार हैं, जैसे व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर दिया जाए, वो लाभ का पद धारण करता हो, मानसिक या शारीरिक अक्षमता या किसी न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध घोषित होने पर उच्चतम न्यायालय की जांच के बिना भी राज्यपाल के द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये 4 प्रावधान है, मुख्य प्रावधान, जिन पर उच्चतम न्यायालय की जांच के बिना भी हटाया जा सकता है, जिसमें दिवालिया घोषित करने पर, लाभ का पद धारण करने पर, मानसिक या शारीरिक अक्षमता और किसी न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर भी इनको हटाया जा सकता है। चलिए, ठीक है। अब देखिए प्रमुख धारा जो वन लाइनर फैक्ट्स हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो धारा 15 में हमने देखा राज्य सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है और धारा 19(7) में एसआईसी के आदेश हैं वो बाध्यकारी हैं। ये अपने पॉइंट देखा था, जो राज्य सूचना आयोग है उसके जो आदेश हैं वो बाध्यकारी हैं। किसमें? धारा 19 में इसका प्रावधान किया गया है। मुख्यालय इसका जयपुर में है, अतिरिक्त बेंच 2023 में जोधपुर में स्थापित की गई है। संरचना की बात की तो एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 अन्य सूचना आयुक्त की प्रावधान किया गया है, लेकिन वर्तमान संरचना क्या है? वर्तमान संरचना में 1 और 4 का प्रावधान किया गया है। अधिकतम संरचना 1+10 है। कार्यकाल देखा 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो वो कार्यकाल है। जुर्माने की बात की, लोक सूचना जो अधिकारी है उस पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से, 250 रुपए प्रतिदिन और अधिकतम कितना? 225,000 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। और ये वार्षिक प्रतिवेदन किसको देते हैं? राज्य सरकार को ये वार्षिक प्रतिवेदन देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमने ये भी देखा, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर नियुक्ति की जाती है और इस समिति में मुख्यमंत्री जिसके अध्यक्ष होते हैं, इसके अलावा एक कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है और विपक्ष के नेता इसमें इंक्लूड होते हैं। निलंबन कौन कर सकता है? निलंबन भी राज्यपाल कर सकता है। निष्कासन की प्रक्रिया देखी हमने, तो निष्कासन कैसे हो सकता है? एक तो उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात, किन आधार पर? सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर, ठीक है। उच्चतम न्यायालय की जांच के बिना हटाया जा सकता है क्या? निष्कासित किया जा सकता है, यस। कैसे, किन किन आधार पर? या तो वो लाभ का पद धारण करे, ठीक है, दिवालिया घोषित कर दिया जाए, या फिर उसको दोषी पाया गया हो और शारीरिक या मानसिक अक्षमता साबित होने पर, ठीक है। तो इन आधार पर उच्चतम न्यायालय की जांच के बिना भी राज्यपाल हटाया जा सकता है, राज्यपाल के द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। अब बात करते हैं सूचना आयोग की शक्तियां और कार्य क्या है। आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 18 में
धारा 18 की बात की गई, सूचना आयोग की शक्तियां और इनके कृत्य के बारे में बताया गया है। किसके अंतर्गत? धारा 18 के अंतर्गत। यदि किसी लोक प्राधिकरण में पीआईओ नियुक्त नहीं है, मतलब पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की बात की गई है, मतलब सभी जो प्राधिकरण हैं, सभी सरकारी ऑफिस हैं, उसमें एक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। अगर वहां लोक सूचना अधिकारी पीआईओ नहीं है तो नागरिक सीधे आयोग में शिकायत कर सकते हैं। ठीक है। अब पीआईओ द्वारा आवेदन स्वीकार करने से मना करने पर भी आयोग में शिकायत की जा सकती है। आयोग शिकायतों की जांच और सुनवाई करता है। अब बात ये है इंपॉर्टेंट कि शिकायत की प्रक्रिया क्या है, अपील की प्रक्रिया क्या है, ये बात हमें देखनी होगी। तो अपील की प्रक्रिया कहाँ बताई गई है? धारा 19 के तहत अपील की प्रक्रिया बताई गई है। अब इसमें सूचना प्राप्ति की समय सीमा बताई गई है। इससे पहले आप देख लीजिए जो अपील का क्रम है ये कैसे है। तो सबसे पहले आरटीआई आवेदक होगा, वो आवेदन करेगा कहाँ? लोक सूचना अधिकारी, जो कि प्रत्येक ऑफिस में होगा। अब इस लोक सूचना अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वो सूचना प्रदान करे। सूचना प्राप्ति की समय सीमा है, जैसे सामान्य मामले हैं तो उसको 30 दिन में सूचना प्रदान की जाए। जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित सूचना है वो 48 घंटे में प्रदान की जाए। अगर सूचना एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में स्थानांतरित हो रही है तो वो 35 दिन में सूचना प्रदान करने का अधिकार है। और तृतीय पक्ष से संबंधित सूचना है 40 दिन में। जैसे मैं किसी ऑफिस में जाके किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित सूचना मांगता हूं तो वो तृतीय पक्ष हो जाएगा और वो सूचना 40 दिन में देने का प्रावधान है। ठीक है। तो हमें याद रखना है, सामान्य मामला है 30 दिन, अगर सूचना स्थानांतरित हो रही है तो 35 दिन, तृतीय पक्ष से संबंधित है तो 40 दिन। ठीक है। जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है तो 48 घंटे में सूचना उपलब्ध करानी पड़ेगी। ठीक है। अब ये आरटीआई ने आवेदक किया, पीआईओ पीआईओ के द्वारा लोक सूचना अधिकारी ने इसने समय सीमा उनकी बताई गई। अगर वो समय उस समय सीमा में सूचना उपलब्ध नहीं कराते हैं या भ्रामक सूचना उपलब्ध कराते हैं, ठीक है, झूठी सूचना उपलब्ध कराते हैं या कंप्लीट सूचना उपलब्ध नहीं कराते हैं, तो इसके लिए इसके इनके विरुद्ध क्या की जाएगी? प्रथम अपील की जाएगी। और प्रथम अपील 30 दिन के भीतर की जाएगी प्रथम अपीलीय अधिकारी को। ठीक है। और यहाँ पे भी अगर मामला फंसता है प्रथम अपीलीय अधिकारी में तो द्वितीय अपील की जाएगी कितने दिन के भीतर? 90 दिन के भीतर द्वितीय अपील भी की जा सकती है। और कहाँ की जा सकती है? केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग, सीआईसी और एसआईसी। ठीक है। तो ये सूचना का एक क्रम है। आरटीआई आवेदन, आवेदक होगा व्यक्ति, कहाँ आवेदन करेगा? अपने जो भी ऑफिस से सूचना प्राप्त करनी है वहां आवेदन किया जाएगा। इसके लिए लोक सूचना अधिकारी के लिए। ठीक है। अगर यहाँ से सूचना, ये जो तय समय सीमा है, तय समय सीमा है, यहाँ तक नहीं मिलती है तो प्रथम अपीलीय अधिकारी है, 30 दिन के भीतर अपील की जाएगी प्रथम अपीलीय अधिकारी को। फिर इसके पश्चात यहाँ से भी काम नहीं होता है तो द्वितीय अपील का प्रावधान किया गया है कितने दिन के भीतर? 90 दिन के भीतर। कहाँ? सीआईसी और एसआईसी के अंतर्गत। चलिए आगे बात करते हैं। फिर इन पर जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना हमने देखा, जुर्माने की राशि कितनी है? 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा, जो अधिकतम कितना हो सकता है? 25,000 रुपए तक लगाया जा सकता है। किन किन परिस्थितियों में पीआईओ पर जुर्माना लगाया जा सकता है? देखो, आवेदन लेने से ही मना कर दिया, हमने कोई सूचना मांगी, उस सूचना से संबंधित आवेदन किया, उस आवेदन को लेने से ही मना कर दिया तो जुर्माना लगाया जा सकता है। सूचना देने से ही इनकार कर दिया, भ्रामक या गलत सूचना दे दी, अपूर्ण या अस्पष्ट सूचना दे दी, निर्धारित समय में सूचना उपलब्ध नहीं कराई, अनुचित शुल्क मांग लिया, ठीक है, सूचना उपलब्ध कराने में बाधा डाली और सूचना से संबंधित रिकॉर्ड या दस्तावेज को ही नष्ट कर दिया। तो इन इन आधार ये निम्न आधार हैं, निम्न परिस्थितियां हैं जिन पर लोग जो सूचना अधिकारी है उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। चलिएगा, ये बातें हमें सारी याद रखनी है। आयोग की न्यायिक शक्तियों की बात की तो परिवाद कंप्लेंट की जांच करते समय आयोग को क्या है? दीवानी न्यायालय, सिविल कोर्ट की समान शक्तियां प्राप्त होती हैं। अगर बात करें राज्य सूचना आयोग, इनको कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं? तो इनको जो दीवानी न्यायालय है, सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? दीवानी न्यायालय में जो नागरिक अधिकारों से संबंधित जो शिकायत हैं, केस हैं, उनके लिए ये बनाए गए हैं। ठीक है। और क्या-क्या शक्तियाँ हैं? ये शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य ले सकते हैं। शपथ पत्र पर मौखिक या लिखित साक्ष्य ले सकते हैं। व्यक्तियों को समन जारी कराना, दस्तावेजों का प्रकटीकरण और निरीक्षण कर सकने का, शपथ पत्र पर साक्ष्य दर्ज करना, किसी न्यायालय या कार्यालय से सरकारी दस्तावेज मंगवा सकते हैं, साक्ष्यों एवं दस्तावेजों की परीक्षा हेतु समन जारी कराना। ये इनके प्रमुख कार्य हैं। तो इंपॉर्टेंट बात यही है कि इनको दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं। ठीक, चलिए। फिर बात करते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट वन लाइनर की बात की, शिकायतों एवं आयोग की शक्तियों के बारे में कहाँ बताया गया है? शक्तियां उनके कार्यों के बारे में धारा 18 में, अपील की प्रक्रिया है वो धारा 19 में बताई गई है और जुर्माना के बारे में बताया गया है धारा। तो हमने सबसे पहले देखा था धारा 12 देखी, 13, 14 और इंपॉर्टेंट 15, 16, 17 भी देखी। ठीक है। धारा 12 में आपके ये चैप्टर 3 था और ये आपके चैप्टर 4 था। जो ये सीआईसी से संबंधित, ये आपके एसआईसी से संबंधित था। तो सीआईसी में धारा सीआईसी केंद्रीय सूचना जो आयोग है उसके बारे में बताया गया है आपके अध्याय 3 में। धारा 12 में इनके गठन का प्रावधान किया गया है और धारा 13 में इनका कार्यकाल के बारे में बताया गया और 14 में क्या बताया गया?
14 में इनकी सेवा शर्तों के बारे में बताया गया था। इसी तरह एसआईसी का वर्णन कहाँ किया गया है, आपके चैप्टर 4 में बताया गया है। 15 में इनके गठन का प्रावधान था, 16 में इनके कार्यकाल के बारे में बताया गया था और 17 में इनके निष्कासन की प्रक्रिया बताई गई। ये निष्कासन की प्रक्रिया, कार्यकाल और यहाँ गठन की बात की गई। सेम यहाँ पे भी गठन की बात की गई, ये कार्यकाल की बात की गई है और यहाँ इनके निष्कासन की प्रक्रिया बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ तक 17 तक बात की। 18 में बताया गया इनकी शिकायत और आयोग की शक्तियों के बारे में बताया गया। 19 में अपीलीय प्रक्रिया कैसी है, अपीलीय प्रक्रिया के बाद 20 में जुर्माने का प्रावधान किया गया है। और हमने ये देखा जीवन स्वतंत्रता से संबंधित जो सूचना थी वो 48 घंटे में प्रोवाइड कराना था। ठीक है, और इसके अलावा जो सामान्य सूचना है उसको कितने दिन में, आपके 30 दिन में, और किसी अन्य सूचना अगर स्थानांतरित हो रही है तो 35 दिन में प्रावधान था। इसके अलावा तृतीय पक्ष से संबंधित सूचना थी उसको 40 दिन में था और जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित सूचना है जिसको 48 घंटे में प्रोवाइड कराना था। प्रथम अपील का प्रावधान था 30 दिन में प्रथम अपीलीय अधिकारी को, द्वितीय अपील 90 दिन में की जा सकती है और पीआईओ पर अधिकतम जुर्माना कितना लगाया जा सकता है, 25,000 रुपए। न्यूनतम कितना था, 250 रुपए प्रतिदिन और अधिकतम 25,000 रुपए। ये इंपॉर्टेंट है, ये जुर्माना पूछा जाता है, जुर्माने की राशि कितनी है। आयोग को जांच के दौरान दीवानी न्यायालय जैसी शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सारे के सारे, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं भाई राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त के बारे में। तो जो एमडी कौरानी है, एमडी कौरानी राज्य के प्रथम सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए थे। कब, 18 अप्रैल 2006 से, और 18 अप्रैल 2006 के बाद 17 अप्रैल 2011 तक इनका कार्यकाल रहा। प्रथम अध्यक्ष थे और इनका सर्वाधिक कार्यकाल रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है राज्य के प्रथम सूचना आयुक्त कौन रहे हैं, सबसे सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है। तो प्रथम सूचना आयुक्त एमडी कौरानी और ये प्रथम अध्यक्ष रहे, सर्वाधिक कार्यकाल इनका रहा है। इसके बाद टी श्रीनिवासन 2011 से 2015 तक सूचना आयुक्त भी ये रहे हैं। तो एमडी कौरानी, टी श्रीनिवासन। इसके पश्चात तीसरा नाम है सुरेश चौधरी, 2015 से 2018 तक और इनका कार्यकाल न्यूनतम कार्यकाल रहा है। तो सब सर्वाधिक कार्यकाल एमडी कौरानी जो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त रहे हैं और न्यूनतम कार्यकाल सुरेश चौधरी जी का रहा है, न्यूनतम कार्यकाल है। इसके बाद डीबी गुप्ता, देवेंद्र भूषण गुप्ता जी, ये राज्य के प्रमुख पूर्व मुख्य सचिव रहे हैं और मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के ये सलाहकार भी थे। ठीक है, 4 नंबर पर ये भी याद रखना है। और सबसे लास्ट में वर्तमान में श्री एम एल लाठर, मोहनलाल लाठर, जो 9 जुलाई 2024 से निरंतर पद पर बने हुए हैं। 9 जुलाई 2024 से इनकी नियुक्ति गई है और वर्तमान में ये मुख्य सूचना आयुक्त हैं एम एल लाठर, राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक रहे हैं, पुलिस महानिदेशक रहे हैं, डीजीपी। इसके अलावा जब हमने देखा था राज्य में एक सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त और 4 अन्य सूचना आयुक्त का प्रावधान किया गया है। तो ये 4 हैं। इन 4 में जो 3 अन्य सूचना आयुक्त हैं उनमें नाम है आपके सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र कुमार पारेख और टीकाराम शर्मा। तो यहाँ से आप एक तो कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, इनका नाम है सुरेश चंद्र गुप्ता और ये हैं सुरेश चौधरी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन मुख्य सूचना आयुक्त नहीं रहे हैं और क्वेश्चन में मिल जाए सुरेश चौधरी और आपके नाम सुरेश चंद्र गुप्ता, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो सुरेश चंद्र गुप्ता हैं वो अन्य सूचना आयुक्त हैं और ये वर्तमान में है, और जबकि न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा है, सुरेश चौधरी जी का कार्यकाल न्यूनतम रहा है। ठीक है, तो याद रखना है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। और कार्यवाहक अध्यक्ष रहे श्री आशुतोष शर्मा, ये पत्रकार है, 7 दिसंबर 2019 को। तो ये बात याद रखनी है, सुरेश चंद्र गुप्ता, टीकाराम शर्मा, महेंद्र कुमार पारेख ये वर्तमान में अन्य सूचना आयुक्त हैं और वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, एम एल लाठर, मोहनलाल लाठर साहब, और इससे पहले डीवी गुप्ता, सुरेश चौधरी, टी श्रीनिवासन और एमडी कौरानी। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें इन आयोग से संबंधित याद रखनी। तो यहाँ तक जितनी भी थ्योरी कंप्लीट की हमने, इस आयोग से संबंधित जितने भी प्रावधान किए गए थे इनको देखा। नेक्स्ट क्लास में हम राज्य सूचना आयोग से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सबका डिस्कशन। ठीक है, अभी के लिए धन्यवाद।